हमारे टॉपिक जो चल रहे हैं ना वो लोक प्रशासन चल रहा है। लोक प्रशासन में कहाँ तक पढ़े, ये तो कलाम की जो बुक है ना ये देख सकते हो आप। लेकिन मैं जो पढ़ा रही हूँ ना, आज जो आपको टॉपिक दूंगी वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दूंगी, क्योंकि ये जो है ना लोक प्रशासन जो कलाम की बुक, इसके अंदर भी इतना डीपली नहीं है जितना एनसीईआरटी की 12 क्लास में है। अगर आपने 12 क्लास एनसीईआरटी आपके पास नहीं है, ये हमारी तीसरी जो विचारधारा है वो है। इससे पहले मैंने आपको दो बता दी, हेनरी फ्यूल की भी बता दी और डब्ल्यू एफ टेलर की भी बता दी थी। तो यहाँ से मैंने नोट्स बनाए वो भी एनसीईआरटी से। तो पहले मैं एनसीईआरटी की पीडीएफ बता दूंगी मैंने कहाँ से कहाँ तक आपको नोट्स बताए हैं, बनाए हैं। ये जो लूथर गुलिक है ना, उनका पढ़ा बताया मैंने पूरा, उनका जन्म, उनकी पुस्तकें कौन सी थी, इनके सिद्धांत कितने दिए, इनके तत्व कौन कौन से बताए, विभागों का गठन, ये सब डिटेल से पढ़ रहे हैं हम, वो भी एनसीईआरटी से। ये 4P क्या था, किसने दिया था, लूथर गुलिक की पुस्तकें कौन कौन सी हैं, 4-5 पुस्तकें, 4 पुस्तकें, वो डिटेल से वो भी मिलेगी आपको। तीसरा अध्याय है जो 12 क्लास की है, शास्त्रीय विचारधारा, जो किसने दी थी, और वे गुलिक ने दी थी। ये देखो पूरा पूरा डिटेल से मैं आपको बता दूं, ये सबसे प्राचीन विचारधारा है। और शास्त्रीय शब्द का जो है ना अर्थ बता दिया यहाँ, इनके अन्य नाम क्या क्या हैं वो भी देख सकते हो। और मार्च और साइमन थे ना, ये देख सकते हो आप, ये मार्च और साइमन, इन्होंने इसको प्रशासनिक प्रबंधीय विचारधारा कहा था। ये मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी से बता दूँ आपको, और ये इनके अनुयायी हैं। और यहाँ से मैंने सारे नोट्स बना तो लिए, आप देख लेना नोट्स भी कि कितने डिटेल से और कहाँ तक है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगी मैं एनसीईआरटी का। और उसके बाद आप देखोगे तो इसके अन्य नाम बता दिए मैंने, और इसके समर्थक नहीं बताए। ये समर्थक है, इनके समर्थन कौन कौन से हैं ये देख सकते हो। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक गुलिक, उर्विक, मुने, ऑलविन, सेल्डन, ऑर्थो, रीड, ये सब है। कौन है ये देख सकते हो। अब इसकी मान्यताएं हैं, ये पूरी मान्यताओं के भी नोट्स मैंने बना लिए हैं। इसकी मान्यता भी हम पढ़ेंगे, विशेषताएं भी पढ़ेंगे। ये मान्यताएं हैं, ये विशेषताएं हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे, ये सब नोट्स आपको दे रही हूँ, गुलिक का योगदान क्या क्या था। तो इनके पुस्तकें देख लेते हैं। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किया लूथर गुलिक और ओरविक 1937 में, दोनों ने इस पुस्तक में लिखा था और दोनों ने नियम दिए थे और संगठन के। और ये इनकी पुस्तकें हैं, ये देख सकते हो, आप खुद यहाँ से भी लिख सकते हो और मैंने भी आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा लिए। और अब इसके सिद्धांत थे ना 10, ये सिद्धांत है पूरा का पूरा, डिटेल से देखेंगे हम। कार्य विभाजन सिद्धांत जो हेनरी फ्यूल ने भी दिया था, और इसी सिद्धांत का नाम विशिष्टीकरण नाम रख दिया इन्होंने, लूथर गुलिक ने, है ना। ये सारे सिद्धांत हैं, यहाँ तक है, ये मैंने बता दिया आपको। और लोक प्रशासन का क्षेत्र, ये पोस्ट कार्ड में ना, यहाँ से मैंने अभी नोट्स बनाने हैं, तो यहाँ से कल मेरे नोट्स है ना वो बनाएंगे कल। यहाँ से नेक्स्ट पार्ट एक और बनेगा हमारा। उसके बाद हम देखेंगे लास्ट में जो प्रश्न उत्तर दिए होते हैं ना वो भी करने हैं हमको। तो ये प्रश्न उत्तर हैं, ये तो आज नहीं करेंगे, जब पूरा हो जाएगा ना पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो इसी तरह से मैं समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र और राजनीति, इन चारों के मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही नोट्स दे रही हूँ। मेरी प्लेलिस्ट भी बना दी मैंने। कल समाजशास्त्र का अर्थ है, विकास है, उसकी जो भी थी परिभाषाएं हैं वो मैंने कल आपको पीडीएफ दी है, आराम से वहाँ भी नोट्स बना सकते हो आप। और आज मैं लोक प्रशासन का, ये थी लोक प्रशासन के नोट्स भी दे रही हूँ और एनसीईआरटी की पीडीएफ भी साथ में दिखा रही हूँ। जबकि वो है ना समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र की मैं सिर्फ पीडीएफ दे रही हूँ। मुझसे इतने साथ एक साथ में नोट्स नहीं बनते, क्योंकि करंट्स का भी कुछ देखना पड़ता है मुझे भी, घर में जो काम होते हैं, क्योंकि मैं भी हाउसवाइफ हूँ। तो स्टार्ट करते हैं नोट्स। मैंने आपको बता दिया कि मैंने एनसीईआरटी से कहाँ से आपको ये नोट्स बनाए हैं और कलाम से भी लिए हैं, दोनों को मिला के कर रही हूँ क्योंकि आपको आसानी होगी और आपको एक ही जगह दोनों नोट्स मिल जाएंगे। तो इसके समर्थक कौन कौन से हैं ये बता दिया मैंने, लूथर गुलिक, उर्विक, मुने, रेले, ओलिवर, सेल्डन और ऑर्थो रीड, ये इनके समर्थक थे। ये सबसे प्राचीन विचारधारा है। शास्त्रीय विचारधारा के अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो ये अन्य नाम देख सकते हो, परंपरावादी विचारधारा, यांत्रिक विचारधारा, औपचारिक संगठन विचारधारा, संरचनात्मक विचारधारा, कुशलता विचारधारा, ये इनके नाम थे, अन्य नाम है किसके, शास्त्रीय विचारधारा, जिसके समर्थक कौन है, लूथर गुलिक है, उर्विक है, मुनि, रेले है। फिर है ना मार्च और साइमन ने प्रशासनिक प्रबंध विचारधारा इनका नाम दिया। क्या कहा था उन्होंने, मार्च एवं साइमन ने इसको प्रशासनिक प्रबंध विचारधारा कहा है, जबकि शास्त्रीय हम कह रहे हैं ये है ना। तो इस विचारधारा में संगठन को एक मशीन और उसके कार्य करने वाले व्यक्तियों को पुर्जे के रूप में स्वीकार किया गया। यानी कि यहाँ एक जो संगठन होता है ना वो एक मशीन है, मशीन के रूप में कार्य करते हैं, और उसके अंदर जो मजदूर जो कार्य करते हैं ना, करने वाले व्यक्ति, उसको पुर्जे कहा गया है। किस में, शास्त्रीय विचारधारा
में कहा गया है। उसके बाद हम ये विचारधारा संगठन के आंतरिक तत्वों पर ही अध्ययन करती है। जो संगठन ये हो चाहे कंपनी हो, जो अंदर में जो रह के व्यक्ति जो कार्य करते हैं उस पर भी अध्ययन किया गया, ना कि बाह्य बाह्य वातावरण संगठन को किसी प्रकार के प्रभावित करते हैं इस पर कम ध्यान दिया गया। यानी कि जो संगठन के अंदर कार्य करते हैं व्यक्ति वो बाहर भी तो जाते हैं, उसके पर्यावरण पे वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है इसका अध्ययन इन्होंने नहीं किया। ये तो कंपनी के अंदर जो यानी कि बाउंड्री के अंदर जो कार्य था उसी का ही अध्ययन किया था इन्होंने। शास्त्रीय विचारधारा की मान्यताएं क्या क्या थी मैंने अभी बताया था आपको एनसीईआरटी में। इसमें संगठन के कुछ निश्चित स्पष्ट और सर्वविदित सिद्धांत होते हैं, स्पष्ट सिद्धांत होते हैं। इन सिद्धांतों के आधार पर ही संगठन की ऐसी रूपरेखा निर्धारित करना जिसमें संगठन का लक्ष्य पूरा हो सके। यानी कि अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ सिद्धांत स्पष्ट किए जाते हैं। और व्यक्तियों अथवा कर्मचारियों की नियुक्ति से पहले यह आवश्यक है कि संगठन की योजना बना ली जाए। यानी कि जो भी व्यक्ति है जिसको आप संगठन या कंपनी में कार्य दे रहे हो ना, तो उसकी योजना बनाना बहुत ज़रूरी है। ये इनका जो मान्यता है व्यक्ति की, और संगठन की योजना बनाया जाए। संगठन के व्यक्ति की मशीन व पुर्जे के रूप में स्वीकार किया गया। तो संगठन में व्यक्ति को मशीन व पुर्जे, मैंने बताया आपको कि मशीन व पुर्जे के रूप में इन्होंने परिभाषित किया गया है इस विचारधारा, शास्त्रीय विचारधारा में। इसका सरोकार औपचारिक संगठनिक के साथ प्रशासन के सिद्धांत व नियमों से है। प्रशासन के सिद्धांत व नियमों से भी इसका जो है ना औपचारिक संगठन का जो सरोकार है। शास्त्रीय विचारधारा की मुख्य विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं पढ़ेंगे। शास्त्रीय विचारधारा की मुख्य विशेषताएं, संगठन की शास्त्रीय विचारधारा की व्यवस्था तर्कसंगतता, संरचना और विशिष्टीकरण पर जोर देती है। ये 3 शब्द याद रखना। एनसीईआरटी में जो शास्त्रीय विचारधारा की प्रमुख विशेषता है ना, उसकी पहली लाइन में ये लिखा हुआ है तर्कसंगतता, संरचना और विशिष्टीकरण। इन तीनों से मिला के आपको प्रश्न आ सकता है कि किस विचारधारा पे ये इसकी विशेषताओं पर बल देता है। यह न्यूनतम लागत पर अधिकतम कार्यकुशलता पर जोर देती है। यानी कि पैसे कम खर्च हो और कार्य भी अच्छा हो, ये इनकी मान्यता है, विशेषता है। यह व्यक्ति को आर्थिक रूप से, देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इंपॉर्टेंट लिखा भी है, ये व्यक्ति को आर्थिक मानव मानती है। किसको? व्यक्ति को। कौन सी विचारधारा? शास्त्रीय विचारधारा है ना, ये व्यक्ति को आर्थिक मानव मानती है, जबकि ये गलत है, क्योंकि पैसों से सब कुछ नहीं हो सकता, कुछ तो आपका मान सम्मान इज्जत वगैरह भी होनी चाहिए। तो इसके अनुसार व्यक्ति यहाँ इस तरफ से आर्थिक मानव के रूप में इनकी आलोचना भी हुई थी। इसके अनुसार व्यक्ति को आर्थिक प्रेरणा देकर ही अभिप्रेरित किया जा सकता है, लेकिन आर्थिक प्रेरणा देकर उसको अभिप्रेरणा देकर उसको प्रेरित नहीं किया जा सकता। आप उसको कई तरीकों और तरीकों से भी आप उसको प्रेरित कर सकते हो। उनको आप उनकी प्रशंसा करके भी कर सकते हो, उनका हेल्प करके भी कर सकते हो, लेकिन एक आर्थिक पैसों से सब कुछ नहीं होता है। लेकिन ये हाँ ये मान रहे हैं लूथर गुलिक और भी है ना शास्त्रीय विचारधारा में। इसमें पद सोपान के सिद्धांत की कठोरता की से पालना की गई। पद सोपान सिद्धांत है ना, इसकी कठोरता से पालना की गई। पद सोपान सिद्धांत को याद रखना इन 3 लोगों ने दिया था। हेनरी फेयल ने भी दिया था पद सोपान का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के जो जनक है ना, रियलिटी में जो आदेश की एकता के जनक हेनरी फेयल है, तो उसी तरह पद सोपान सिद्धांत के जनक है ना वो लूथर गुलिक है, याद रखना। और इसको अलग अलग तरीकों से कैसे पेश किया गया है, अलग अलग क्या मान्यताएं हैं, वहाँ हेनरी फेयल ने किस तरह से गैंग प्लग का सिद्धांत दिया और उस तरफ परिभाषित किया, और इसके अलग किसने कहा, अब पूरा डिटेल से तीनों तरफ से मैं आपको इसको डिटेल से समझाऊंगी जब पद सोपान का सिद्धांत आएगा ना। इसमें व्यक्ति की अपेक्षा संगठनों को अधिक महत्व दिया गया। यहाँ व्यक्तियों या कार्मिक होते हैं ना उनको मान्यता नहीं दी गई, यहाँ संगठन को अधिक रूप दिया गया। यानी कि जो कंपनी होती है या उसका जो भी विभाग होता है उसको अधिक मान्यता दी जाती है। इसमें उच्च अधिकारी की सत्ता एवं उसके द्वारा निष्पादित उत्तरदायित्वों का स्पष्ट वर्णन होना चाहिए। यानी कि उत्तरदायित्व और अधिकारी की सत्ता जो होती है ना उसका स्पष्ट वर्णन भी इसकी एक विशेषताओं के रूप में है। संगठन को एक बंद व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया जिसका स्वयं कोई पर्यावरण नहीं होता, बाह्य वातावरण पर्यावरण का कोई प्रभाव नहीं दिया गया है। यानी कि उसका खुद का बंद है, ये तो एक संगठन को बंद व्यवस्था है, क्योंकि ये बाउंड्री के अंदर अंदर ही विश्लेषण करती है। कार्य, लक्ष्य, उद्देश्य सब इसी के अंदर आते हैं, तो ये बाहर का वातावरण इस पर प्रभाव नहीं पड़ सकता। यानी बाहर का पता नहीं पड़ेगा, तो ये बंद व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया है जिसका स्वयं का कोई पर्यावरण नहीं होता, ये भी इसकी एक विशेषता है। अब निष्कर्ष, इसमें व्यक्ति की अपेक्षा कार्य पर अधिक बल दिया गया। यहाँ भी व्यक्ति को मशीनीकरण यह कह सकते हो आप, इसको कोई मान्यता नहीं है। यह अव्यक्तित्व है जिसमें दक्षता, कार्यकुशलता, मितव्यय का अधिक ही बल दिया गया है। इसमें अव्यक्तित्व है जिसमें दक्षता, कार्यकुशलता, मितव्ययता पर अधिक बल दिया गया। तो लूथर गुलिक का योगदान अब क्या है, तो 17 जनवरी 1892 को ओसाका जापान में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 10 जनवरी 1993 में वाल्डन वॉर्मेट यानी कि यूएसए में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। इनके माता पिता सिडनी गुलिक थे। सिद्धांत 10 दिए थे, ये मैंने बता दिया। 7 तत्व बताए, विभागों के गठन पे 4 आधार बताए। ये 4P आपको अच्छी तरह याद रखना। पर्परोज,
प्रोसेस, प्रपोज यानी उद्देश्य, प्रोसेस यानी प्रक्रिया, पर्सन यानी व्यक्तित्व, प्लेस यानी स्थान। तो इसको मैं थोड़ा सा समझा दूँ आपको कि प्रपोज यानी उद्देश्य क्या होता है। ये तो गुलिक ने दिए थे, लेकिन इसका जो प्रपोज है ना, इसका उद्देश्य ये होता है, जैसे कि हमारे यहाँ भारत सरकार में जो नई सरकार आई, राजस्थान में भी देख सकते हो आप कि नई सरकार आई, तो उसके उद्देश्य होंगे। क्या उद्देश्य होंगे? शिक्षा में क्या व्यवस्था की जाए, रोजगार के कौन से अवसर उपलब्ध किए जाए, भर्तियाँ नई निकाली जाए या नहीं जाए निकाली जाए, कौन कौन सी नई संस्थाओं का जो भी निरीक्षण करना वगैरह करना, ये उनका क्या होता है? उद्देश्य होता है। किन किन मुद्दों पे जो कार्य करना, ये उनका उद्देश्य होता है, सरकार का उद्देश्य होता है। दूसरी होती है प्रक्रिया। प्रक्रिया में क्या होता है? इनकी विधि निर्माण वगैरह। प्रक्रिया में अगर हम राज्य से मिलाकर देख सकते हैं, तो राज्य सरकार क्या करेगी कि नए विभागों का निर्माण करेगी, और पुनः जैसे कि विधि मंत्रालय, निर्माण कार्य मंत्रालय आदि का निर्माण करके भी ये कार्य करने के लिए, यानी कि संगठन को अच्छे तरीके से, बीजेपी क्या एक संगठन है, कांग्रेस क्या एक संगठन है, उसी के अंदर कर्मचारी जो लक्ष्य और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही तो कार्य करते हैं, जिसके अंदर जनता का भी सहयोग होता है। अगर जनता शामिल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ कुछ पैसों से मान सकते हो। ऐसे मैंने उदाहरण दिया है। स्कूल भी क्या है? एक संगठन है। कंपनी या फैक्ट्री क्या है? वो भी एक संगठन है। उस तरह से जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संगठन नहीं है क्या, ओसियान है, और काफ़ी संगठन है, G4 है, G7 है, G20 है, ये संगठन ही तो है, इनके भी तो कुछ कार्य होते हैं। और व्यक्तिगत, अब ये पर्सन क्या हुआ? पर्सन एक ऐसा हुआ, ये संगठन के जो 4 आधार बताए ना इन्होंने, तो पर्सन यानी व्यक्तिगत। व्यक्तिगत वो होता है जो अपने खुद के, व्यक्तिगत का अर्थ जो होता है ना, वो क्या होता है कि आप ST SC जैसे कहते हैं, अल्पसंख्यक विभाग है, अनुसूचित जाति विभाग है, अनुसूचित जनजाति, पुनर्वास, वृद्धजनों जो पेंशन योजना है, महिलाओं के लिए जो भी रोजगार योजना है, महिलाओं के लिए भी जो भी कार्य करने हैं मुद्दों के लिए, ये सब क्या है? व्यक्तिगत। एक ही व्यक्ति है, उसके लिए, पर्सनल व्यक्तियों के लिए जो कार्य किया जाता है ना, उसे कहते हैं। तो ये हुआ गया, उसके लिए ही हुआ। उसके बाद हम देखेंगे स्थान, जिसे कहते हैं प्लेस या क्षेत्र। ये स्थान व्यक्तिगत आ गया। स्थान, प्लेस, क्षेत्र तो हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारे देश में जम्मू कश्मीर का मुद्दा है, वो स्थान एक प्लेस है ना। जिस तरह इंदिरा गांधी नहर है, दामोदर घाटी, जैसे कावेरी का विवाद है तमिलनाडु कर्नाटक में बीच में है। जिस तरह हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी का विवाद है, वो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, लेकिन स्थान क्षेत्र वो भी आता है, इंटरनेशनल है, क्योंकि ये पाकिस्तान और भारत के बीच में, नेपाल भारत के बीच में, बांग्लादेश भारत के बीच में, जितने भी स्थान प्लेस के लिए जो होता है ना मुद्दे होते हैं, वो स्थान से संबंधित होते हैं। अब लूथर गुल्ले की जो पुस्तकें हैं ना, वो पेपर्स ऑन साइंस ऑफ, मैं आराम से समझा दूँ, दिखा दूँ आपको। पुस्तक है पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये पूरी इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है। जो उर्विक ने लिखी थी, उर्विक और गुलिक दोनों ने लिखी थी, 1937 में लिखी थी, ये 1937 में। अगर आपको स्पष्ट यहाँ दिखाई नहीं दे तो मैंने NCERT की PDF बताई है ना, उसके अंदर चारों पुस्तकों को व्यवस्थित, क्योंकि NCERT में अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ है, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है ना, थोड़ा सा पीछे जाके NCERT की PDF देख सकते हैं, जहाँ उस पुस्तकों के स्पष्ट नाम आपको नजर आ जाएंगे। और ये प्रक्रिया प्रोसेस जो 4P है ना, उसको भी NCERT में मैंने आपको बताया है पूरा डिटेल से, वहाँ भी देख सकते हो। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्लेक्शन फॉर्म वर्ल्ड वॉर 2, ये लिखा हुआ, ये भी पुस्तक है इनकी। एडमिनिस्ट्रेशन रिफ्लेक्शन ये बता दिया, वर्ल्ड वॉर 2। और मेट्रोपॉलिटन प्रॉब्लम्स एंड अमेरिकन आइडियाज़, ये भी इनकी पुस्तक है। 4 पुस्तक, 3 पुस्तकें मैंने बता दिया। अब चौथी पुस्तक है ना, ये आप देख सकते हो, चौथी पुस्तक है मॉडर्न मैनेजमेंट फॉर सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, ये इनकी पुस्तक थी, ये इंग्लिश में और हिंदी में नाम लिखा। लूथर गुल्ली के संगठन के 10 सिद्धांत हैं। तो ये ना हेनरी फेयल से कुछ मिलते जुलते इनके सिद्धांत भी हैं, क्योंकि हेनरी फेयल ने भी सिद्धांत दिए थे ना 14, मैंने बताया था आपको। जनरल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, वो पुस्तक थी उनकी, 1916 में लिखी थी, और 1929 में वापस उसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। पहली वो फ्रेंच भाषा में लिखी थी। तो अगर वो नहीं देखा वीडियो तो वो देख लेना, वहाँ आपको आराम से पूरा समझ में आ जाएगा। संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है, जिसके द्वारा किसी भी निर्धारित लक्ष्य व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उनका समन्वय किया जाता है। इनके अनुसार संगठन मूलतः एक संरचना तथा योजना है। किसके अनुसार? हेनरी फेयल के अनुसार। यानी कि जिस प्रकार कोई वास्तुकार वास्तुकला के सिद्धांतों की सहायता से किसी भवन की योजना बनाता है ना, उसी तरह संगठन को भी योजना, उद्देश्य, कार्य सब बनाना पड़ता है ना। तो ये इन्होंने समझाया है, उदाहरण देखें। लूथर गुल्ली हेनरी फेयल के 14 सिद्धांतों से काफ़ी प्रभावित थे, ये भी थे ना, इनसे प्रभावित थे। कार्य विभाजन हेनरी फेयल ने दिया था, इसी को विशिष्टीकरण का सिद्धांत ये नाम दे रहे हैं, कौन? लूथर गुल्ली। जबकि कार्य विभाजन सिद्धांत किसका था? हेनरी फेयल का था। इसी को इन्होंने विशिष्टीकरण का, यानी कि कार्यों का विभाजन होना चाहिए। अगर वो वीडियो देख लेना हेनरी फेयल का, आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि कार्य विभाजन हो चाहे विशिष्टीकरण हो, सिद्धांत तो एक ही है ना।
उनके इसके उद्देश्य वगैरह भी एक ही है। विभागीय संगठनों के आधार, ये 4P मैंने समझा दिया, उसका आधार 4P में भी बताया ना आपको, प्रपोज है, प्रश्न है, प्रक्रिया है, प्लेस है, ये सब बताया ना अभी। तो इस तरह से आप वो याद रख लेना। 4P का विभागीय बंटवारा इन्होंने बताया। पद सौंपन द्वारा समन्वय, पद सौंपन सिद्धांत की जनक भी यही है, मैंने कहा ना आपको। अभी पद सौंपन का सिद्धांत डीपली नहीं समझाया है, जब उर्विक पढ़ेंगे ना तब वापस से पद सौंपन का सिद्धांत आराम से समझाऊंगी। जबकि जब हेनरी फ्योल मैंने पढ़ाया ना, वहाँ पद सौंपन का सिद्धांत आराम से समझाया हुआ भी है, लेकिन वो हेनरी फ्योल के अनुसार है, जबकि यहाँ लूथर गुलिक और उर्विक के अनुसार अलग से समझाना है। प्रत्येक पद के कार्य उत्तरदायित्व निर्धारित होते हैं, और ये लिखा हुआ देखो, सचेत समन्वय है ना, सभी कार्यों व लक्ष्यों का समन्वय करना। यानी ये कह रहे हैं कि जो भी कार्य करते हैं, लक्ष्य जो होता है सबका समान होना चाहिए, सब मिलजुल कर उसको पूरा करना चाहिए। इसमें संगठन के सभी किस हिस्से इसमें क्या लिखा हुआ देखो, इस संगठन के सभी हिस्से टकरा कर कार्य की पुनरावृत्ति किए बिना ही निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है। यानी कि कुछ भी आप लड़ाई झगड़ा ना हो, कार्य ये जो कार्य मैंने किया वो व्यवस्थित ही होना चाहिए, कहीं ऐसा गलत ना हो जाए जिससे हमको उसको वापस पुनः दूसरी बार वापस उसको करना पड़े। यह है समितियों का समन्वय। समितियों का यानी कि ग्रुप का गठन करके औपचारिक व प्रभावी समन्वय स्थापित करके छोटे छोटे ग्रुप बनाए, उसका अध्यक्ष 1-2 बनाए, उसको कार्यों का बंटवारा कर लें तो संगठन के कार्य अच्छे से हो जाएंगे। विकेंद्रीकरण ये मैंने बताया हुआ है। केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण तो हम राजनीति में पढ़ते हैं, हर जगह पढ़ते हैं। कार्यों का विकेंद्रीकरण की एक ही सत्ता एक ही हाथ में न हो, हर एक समितियां या हर एक ग्रुप बना के उसका एक अध्यक्ष बना के उसके अंदर बंटवारा होना। जिस तरह भारत एक पूरा संघ है जो दिल्ली के अंदर केंद्र सत्ता जैसे कि मोदी जी के पास है, लेकिन मोदी जी तो अकेले चला नहीं सकते, तो क्या है 28 राज्य हैं, 7-8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनकी अलग अलग उन्होंने मुख्यमंत्री बना लिए, उनके अलग अलग राज्यपाल बना लिए, और ये अनुच्छेद 78 के साथ सबसे वो रिपोर्ट मांगते हैं, राज्यपालों से, मुख्यमंत्री से भी अपनी रिपोर्ट मांगते हैं, और वहाँ एक तरफ से सत्ता चलाते हैं। लेकिन जब मोदी जी खुद चलाते हैं तो विकेंद्रीकरण है। जब ये राज्यों में बटा हुआ है ना हमारा देश, तो ये विकेंद्रीकरण है। उसी तरह से एक संगठन में एक जो बड़ा अधिकारी होता है वो छोटे छोटे अधिकारियों को सारे काम सौंप देता है, फिर उसकी जो डिटेल लेता है, रिपोर्टिंग लेता है, तो वो हो जाता है विकेंद्रीकरण, है ना, लेके अपने हाथ में लेता है। लेकिन विकेंद्रीकरण सबको सौंपना, कार्यों का बंटवारा होना। आदेश की एकता के जनक मैंने हेनरी फ्योल बता दिया। वन मैन ओल्ड वन बॉस ये हो गया। तो ये भी यही कहते हैं कि एक कर्मचारी को केवल एक उच्च अधिकारी के आदेश दे, उसी के प्रति उत्तरदायी रहे तो कार्य अच्छा होता है, उद्देश्य भी अच्छे होते हैं, लक्ष्य को अच्छी तरह से प्राप्त किया जा सकता है। स्टाफ एंड सूत्र का सिद्धांत, ये सैनिक और सेनापति के रूल में है। स्टाफ एंड लाइन सैनिक संगठन की शब्दावली से लिया गया है। सर्वोच्च पद सेनापति होता है, वो क्या होता है, स्टाफ होता है, और उसके अंदर जो अंडर में जो ऐसे लाइन लगी हुई ना, हम लाइन से समझ सकते हैं कि ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, ये लाइन लगी हुई, तो ये लाइन अधिकारी हो गई। तो लाइन अधिकारी जिसको सूत्र कहा गया। सूत्र अधिकारी कर्नल, मेजर, कैप्टन, सेना की सहायता करना, यानी कर्नल मेजर होते हैं, कैप्टन होते हैं, सेना की जो सहायता करते हैं ना वो सूत्र अधिकारी होते हैं। जो ये छोटे छोटे होते हैं, छोटी सेना होती है जो हमारे सीमाओं पे सुरक्षा करती है देश की। निर्णय लेना, नीति बनाना, आदेश देना, ये सब कार्य इनके सूत्र अधिकारी के होते हैं। जबकि स्टाफ अधिकारी होते हैं वो इनकी देख रेख करते हैं। ये करते हैं छोटे निम्न सेनापति जो हेड कांस्टेबल जितनी भी टुकड़ियाँ होती हैं उनकी, और ये जो बड़े सेनापति जैसे कि कर्नल, मेजर, जितने भी इससे भी ऊपर होते हैं ना, वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष कहते हैं ना, वो सब करते हैं इनकी सेना, इसकी सहायता। तो लाइन स्टाफ सेवाओं का प्रबंध करना और परामर्श देना है। मैंने कहना कि ये ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, क्योंकि वो ऑनलाइन देखते रहते हैं हर कोई जगह से। तो ये सेना से लिया हुआ प्रत्यायोजन यानी कि डेलीगेशन, कार्यभार को कम करने के लिए अन्य व्यक्तियों को अपने कार्य का कुछ भाग सौंपना। जैसे कि एक ही संगठन में या एक ही स्कूल में अगर कार्य बहुत हैं तो एक टीचर कहेगा कि मैं भी हिस्ट्री का हूँ, आप भी हिस्ट्री को टीचर हो, तो मेरा जो सब्जेक्ट है ना वो थोड़ा सा कम रह गया, आप मेरे साथ हेल्प करो और मेरा भी ये सब्जेक्ट या मेरा जो सिलेबस है वो पूरा करवाना, नहीं कि कार्यों का बंटवारा करना। लेकिन जो मेन टीचर जो हिस्ट्री का होता है ना, वो उत्तरदायित्व उसका ही होगा। अगर उसका पूरा सब्जेक्ट नहीं होगा तो उनको डांट वगैरह जो भी पड़ेगी प्रिंसिपल से वो उनको पड़ेगी जो जिनका सब्जेक्ट है। लेकिन कार्यों का बंटवारा तो वो कर सकता है। अधिकारी अपने अधीनस्थ को कुछ अधिकार सौंप देता है। नियंत्रण का क्षेत्र, ये अब लास्ट है हमारा। तो नियंत्रण का क्षेत्र इन स्पैन ऑफ कंट्रोल, एक अधिकारी एक समय पर एक साथ ही एक विशिष्ट संख्या या अधिक संख्या अधीनस्थों के कर्मचारियों के साथ नियंत्रण नहीं रख पाता। ये लूथर गुलिक का मानना है कि आप एक व्यक्ति सब इतने अधिकारियों कर्मचारियों पे नहीं रख सकता। इसीलिए तो विकेंद्रीकरण का सिद्धांत दे रहे हैं कि आप सब कार्यों और सिद्धांतों लक्ष्यों का बंटवारा कर लें और ग्रुप में, जैसे कि 1 पीस रेट टेलर ने दी थी ना, 1 पीस रेट, एक पीस यानी कि एक पीस का इतने रेट है तो आप उसका
बंटवारा करोगे, ग्रुप में बांटोगे तो उत्पादन अधिक होगा और लागत भी कम होगी, जिससे प्रबंधक और कर्मचारी दोनों खुश रह जाएंगे। क्योंकि उत्पादन अधिक होगा तो मालिक, फैक्ट्री का मालिक वो खुश हो जाएगा, और 1 पीस रेट, 1 पीस पे अगर रेट होगी तो उसको भी वेतन अच्छा मिल जाएगा, मजदूरी तो वो भी खुश हो जाएंगे, लेबर भी। अब इसका जो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये एनसीईआरटी का है। कार्य, व्यक्ति, समय और स्थान, ये 4 तत्व हैं जो नियंत्रण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? कार्य, व्यक्ति, समय और स्थान। कार्य अलग अलग हो सकता है, व्यक्ति भी हर एक व्यक्ति एक तरफ से थोड़ी होता है, नियंत्रण कैसे रख सकते हैं आप? किसी का दिमाग तेज होता है, किसी का कम होता है, कोई बहुत गुस्से वाला होता है, कोई शांत होता है। समय, कभी वक्त ज़्यादा मिल जाए, कभी हमें भी टाइम ना मिले। स्थान भी अलग अलग हो सकता है। इस तरह से ये सब नियंत्रण को प्रभावित करते हैं, और एक व्यक्ति इतने सारे लोगों पर नियंत्रण नहीं रख सकता। ये किसका मानना है? लूथर गुली का। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन का क्षेत्र, जिसके अंदर पोस्ट कार्ड होगा, वो भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। सारा नोट्स हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए। और कौन से वीडियो किस तरह से आपको अच्छे लगे हैं, फिर मैं इसके आंसर क्वेश्चंस भी लाऊंगी, लेकिन कमेंट करके मुझे भी बताएं कि हाँ, आपको किस किस की एनसीईआरटी की जितने भी नोट्स चाहिए वो बता दें। और प्राचीन विचारधारा, प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत भी बना लिए। सामंत, राजस्थान की सामंती व्यवस्था जो वो, उसके भी नोट्स बना लिए हुए हैं। 1857 की क्रांति के भी सारे नोट्स प्लेलिस्ट बनी हुई है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए। मिलते हैं।